तो कल आप लोग का संस्कृत और हिंदी का परीक्षा था और काफ़ी बेहतर गया होगा, क्योंकि प्रश्न जो है सभी जगह से आउट हो जाता है परीक्षा से पहले ही। अभी की इस वीडियो में हम बताएंगे आप 2024 हिंदी संस्कृत तो हो गया है, साइंस का मतलब कि विज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न को देखकर आप जाइए। यही परीक्षा आज आपके एग्जाम में छपेगी और सारा का सारा प्रश्न हम आपको बता देंगे। 80 इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और आपको 40 नंबर का बनाना होगा सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सभी हम 80 के 80 प्रश्नों को बता देंगे, ताकि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपका यहाँ से प्रश्न छपती है। तो 5-7 क्वेश्चन ऐसा होता है जो यहाँ से बिहार बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। और यह जो सेंटर परीक्षा आपसे लिया जा रहा है, इसमें पास होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप पास नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेट जो है ए है आपका, ठीक है, और ए सेट ही रहता है आपका। और 40 प्रश्न हमने जैसे कि आपको बताया कि 40 प्रश्न आपको बनाना है। तो 40 में 40 अगर ऑब्जेक्टिव में आपको सही करना है तो इसके लिए आपको कैसे करना होगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख कर जाइएगा तो आराम से आप कर लीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी से आप लोग ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा 2025 में भी कुछ हेल्प किया जा सके। बाकी कोड ए है आपका यहाँ पर, यानी प्रश्न पुस्तिका कोड ए है आपका। और साइंस इस बात को देख लिए हैं। 80 आपका प्रश्न, टोटल प्रश्न 110 रहेगा, जिसमें से 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल रूप से आपको सभी के सभी प्रश्न आपको बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। समय 2 घंटा 45 मिनट का आपका रहने वाला है और इतना ही समय आपको बोर्ड परीक्षा में भी मिलेगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दिया रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो 1 से 80 तक प्रश्न होगा यहाँ पर, जैसे कि खंड अ यानी सेक्शन ए में 1 से 80 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर सही सही देना पड़ता है। तो चलिए, हमारे सामने पहला प्रश्न उपस्थित हो चुका है और पहला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जब धनात्मक मतलब पॉजिटिव की बात होती है, तो पॉजिटिव जो होता है वो किस लेंस की होता है? तो वो आपका उत्तल लेंस हो जाता है, कन्वेक्स लेंस हो जाता है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल रूप से राइट आंसर है। को एकदम बिल्कुल रूप से आप इसको याद रखिएगा, एकदम मस्त है, ठीक है। और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, जो कि यहाँ पे मिट चुका है, छोड़ दीजिए इसको, हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को छोड़ देंगे। हालांकि यहाँ पर जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे। विच ऑन ऑफ द फ्लॉविंग इज फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स आर रेडियस कर्वेचर इन 32, यानी 32 जो है आपका यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। काटेंगे तो +16 जो है आपका रेडियस निकल जाएगा, यानी सॉरी फोकस दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका +16 सेंटीमीटर आंसर डी ऑप्शन याद रखिएगा। 2 का जो आंसर होगा आपका वो डी होगा। प्रश्न यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मतलब कि जो हुआ था उसमें मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हट गया है, लेकिन आपका जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लगा था, हमको गलत कर दिए हैं, इसलिए देख लिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों का नियम जो होता है वो 2 होता है आपका, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों का नियम जो होता है 2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है आपके सामने। चौथा नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। पांचवा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो बिल्कुल रूप से 0, कुछ भी नहीं होता है। तो ये मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे आवर्धन का फार्मूला m बराबर -v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। 7वां प्रश्न आपके सामने होगा, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? अगर दर्पण की दूरी बढ़ती है तो प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा f बराबर r/2 होता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर वही बात पूछा गया है, इसका अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पर अगर देख देते हैं 1 से गुना कर देते 1 बटा 2, यानी 1:2 हो जाएगा। आंसर बी।
9 नंबर प्रश्न आपका चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, रुक जाइए। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होती है, यहाँ पे प्रश्न है 9 नंबर। तो थोड़ा सा ऊपर वाले प्रश्न में आप लोग नहीं समझे होंगे, अनुपात में पूछा था लेकिन बट्टा में आंसर था, तो घबराना नहीं था, 1:2 हो जाएगा या 1/2। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, हाँ वक्रता त्रिज्या कम हो जाए तो आई एरिसिस, यहाँ पर जो होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। 10 है प्रश्न आपका, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, यानी कांच का कोई अवतल लेंस है तो कांच में तो ऋणात्मक होती है, जैसे कि पहला प्रश्न में ही हमने चर्चा किए थे, तो ऑप्शन बी। 11 है, ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, करंट को मापा जाता है, ऑप्शन डी आपका आंसर जो है ये सही है। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, तो ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ये मोटर आपका कहलाता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये आपका हो जाएगा मोटर हो जाएगा, आंसर आपका जो है ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए, जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधों का प्रतिरोध R1 R2 समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा, तो R1 यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R1 + R2 हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा, इसका आंसर है बिल्कुल याद रखिएगा 14 है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और नवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यहाँ पे कोयला से प्राप्त जितना भी ऊर्जा होता है वो अनवीकरणीय होता है, यानी खत्म होने वाला होता है। यहाँ पर है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यहाँ पर पढ़िएगा किलोवाट आवर, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है, तो वर्ण विक्षेपण जो है ये प्रिज्म में प्रदर्शित होता है, तो आंसर आपका चला जाएगा कहाँ पे, 16 का डी मारिएगा, डायरेक्ट आंसर आपका डी बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की और हम लोग चलेंगे। प्रिज्म याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 25 में भी पूछा जा सकता है, तो 5-7 क्वेश्चन ऐसा होता है जो यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में भी छप जाता है। 17 नंबर है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये उत्तर प्रदेश यूपी में है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न की और चलेंगे। 17 नंबर हमारा उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र, हाँ सही है। 18 है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है, तो विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का जो काम करता है वो कौन सा करता है, इसको याद रखिएगा, कुंडली को घुमाने का काम जो गतिमान हवा, उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, जो गतिमान एयर इन मोशन यानी जो गतिमान हवाएं होती हैं वही इसको घुमाने का काम करता है, ऑप्शन बी आपका सही 18 का। 19 है, वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी कहाँ पे वर्ण विक्षेपण नहीं बन सकता है, कांच में, जल में, निर्वात में, फाइबर में, तो बड़ी ही अच्छी क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे फाइबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाइबर में आप वर्ण विक्षेपण को नहीं देख सकते हैं, बाकी निर्वात में हो ही जाएगा, कांच में, जल में हो जाएगा, ऑप्शन आपका चला जाएगा सी। 20 नंबर है, 100 वाट, यहाँ पे पढ़िएगा, द करंट इन अ बल्ब रेटेड एज अ कंसेंट ए 100 वोल्ट सप्लाई विल बी, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसका आंसर आपको अगर याद करेंगे तो 20 नंबर का आंसर आप ध्यान रखेंगे, इसका पर यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिख रहा, विद्युत धारा क्या, यानी आपका विद्युत धारा पूछता है तो 0.5 एम्पियर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो एक वस्तु की नेत्र से अगर दूरी बढ़ा देते हैं तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा होगा या छोटा या समान का साइज का बनेगा, तो यहाँ पर जो है वस्तु से छोटा बन जाता है, आंसर आपका एक ही और चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, डायरेक्ट खोजकर्ता से प्रश्न है, तो इसका खोज फैराडे नामक साइंटिस्ट ने किए थे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, जूल बराबर कूलम प्लस भागा वोल्ट होता है, यानी बट्टा हो जाएगा, बात तो यही सही लग रहा है। 1 वोल्ट बराबर होता है आपका 1 जूल बट्टे 1 कूलम होता है, और यहाँ पे भाग का मतलब तो वही बात होता है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे जूल बराबर वोल्ट भागा कूलम, यहाँ पर ऑप्शन बी में भी है, तो ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पर सही हो रहा है, कर्मा को नहीं करके गुना कर दिया है, ऑप्शन डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे आपका सूत्र लोटा मतलब ओम, आपका आंसर सी हो जाएगा।
ओम इसका निश्चित संकेत जो होता है यहाँ ओम का कोष्ठ में आप लोग देख सकते हैं सूतल लोटा होता है, ठीक है, यानी उल्टा हुआ लोटा। कुलम होता है विद्युत आवेश का। 25 नंबर प्रश्न है वोल्ट इज इक्वल टू, यानी वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बट्टे कुलम होता है। अच्छा तरह से पढ़े होंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन कौन से रहते हैं, तो स्टेनलेस जो होता है उसमें लोहा कार्बन के अलावा जो चीज़ उसमें मिली होती है अन्य तत्व, वो आपका होता है चांदी निकेल, चांदी तो नहीं होता है, ये निकेल और क्रोमियम मिला होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो चलिए रूबाराय से प्रश्न पूछा गया था। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, 11 इसकी परमाणु संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर 1 की ओर चला जाएगा, बट हम लोग देख लेते हैं इसमें आंसर क्या दिया है। तो 1 2 3 7, तो ध्यान रखिएगा एन जो होता है Na होता है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 11 परमाणु संख्या होता है, 2 8 1 होता है, यानी 2 8 1 2 8 2 10 1 11, यानी 1 आपका राइट आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है उसके बीच 1 आबंध होता है, क्योंकि एकल आबंधीय होते हैं ये, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अब जिनको ग्लूकोज का सूत्र पता होगा वो ऑक्सीजन का भी बता देंगे। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तांबा का परमाणु संख्या क्या होता है, तांबा जिसको जिंक बोलते हैं, आपका 29 हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉपर, सॉरी तांबा मतलब कॉपर, सी हो जाएगा, ठीक है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, इथेन मतलब कि एल्केन समूह का है, तो इसका फार्मूला बनाकर अगर आप बनाएंगे तो ऑप्शन ए आपका 7 निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह कितने हैं इसमें, तो थोड़ा प्रश्न थोड़ा भाग गया था, यहाँ पर देख लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। अम्लराज के ताजा विलयन में यहाँ पे है निम्नलिखित, तो यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न आ गया है, तो यहाँ पर आंसर बी चल जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन बी चल जाएगा। अब है निम्नलिखित में किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो 0 होता है वो आपका किस में होता है, तो आपका हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, और जो इससे जैसे क्वेश्चन हमें सब नहीं मिल पाया था, जो मिल पाया है उसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन यही एग्जाम में आपका छप चुका है, इसकी मैं 100% आपको दावा करता हूँ कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन में हीलियम हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें आपको न्यूट्रॉन की मात्रा नहीं होता है। अब है आपका दज कंपाउंड व्हिच, यहाँ पे थोड़ा पता नहीं क्वेश्चन मिटा हुआ है, ज़्यादा मिटा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन ही हो जाएगा, ठीक है। अब है दज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड, तो यहाँ पर जो आपका आंसर चला जाएगा मॉलिक्यूलर्स फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स इलेक्ट्रोमर्स। और यहाँ पर देखिए क्या कहता है कंपाउंड विच सेम मॉलिक्यूलर यानी समान द्रव्यमान का है तो आइसोमर्स हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन जो है 1 चला जाएगा, ठीक है, ए, हाँ ए चला जाएगा, ठीक है। चलिए आइसोमर हो जाएगा। निम्नांकित विलयनों में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, यहाँ भी देखिए जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा, ये एक वाला जो है ये काफ़ी खतरनाक होगा, ठीक है। HCl का जो है पीएच मान 1 होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से जो अधिक होगा वो आपका क्षार वाला हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अधिकतर धातु में ऑक्साइड होते हैं, किसी को याद नहीं है, अधिकतर धातु जो होता है ये आपका आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, तो मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था उसमें जो है समूहों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 8 9 10 कंफ्यूज जाते हैं विद्यार्थी, 7 तो नहीं होता है, तो आपको बता देते हैं कि कितने समूह होते हैं इसमें समूह की संख्या होती है वो आपका 9 होता है मेंडलीव के, और मौसले में 18 होता है। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, ओ से टीपो, यानी ये आपका 16 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 44 है वे तत्व
जिनके यानी दज एलिमेंट्स वंस आउटर सेल्स आर कंप्लीटर मिल्ड आर डैश हैलोजन नोबल गैस एल्केलाइन। नहीं कह रहा है कि वे तत्व जिनका यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, लेकिन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और अंग्रेजी में पढ़ने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आपका नोबल गैस आ जाएगा, ठीक है, यानी अक्रिय गैस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 है, निम्नलिखित में किस कांसा किन की मिश्र धातु है। आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम 45 तक आए हैं तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा कॉपर और टी एसन टी हो जाएगा। 46 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारी की संख्या कितनी होती है। आधुनिक की बात पूछा है, मौसले साहब का है, तो इसमें जो है क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्व कतार को समूह कहते हैं। पीरियड हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 46 का ए। 47 है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की जो बाह्यतम कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है एन 2 5 होता है, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में आपका 5 होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है और 7 होता है, तो इसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 5 होगा और सबसे बाहरी कक्षा में होगा वो आपका 5 हो जाएगा। हालांकि 3 भी रहता है, नाइट्रोजन की है 3 भी रहता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। 7 रहता है तो 2 और 5 के रूप में बच जाता है, ठीक है, तो 5 ही हो जाएगा, आंसर सी। चलिए आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अविलय होता है, विलय होता है या आयनित होता है। ये आयनित हो जाता है, टूट जाते हैं अपने आयनों में। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका जिंकाइट किस धातु का अयस्क है। जिंक का है तो नाम से स्पष्ट हो गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे। 50 है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये कैसा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्षारीय आंसर आपको करना होगा, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन रुक चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, यानी कौन है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। तो जो त्याग नहीं करता वो आपका अधातु होता है, यहाँ पे फ्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। अब समझिएगा आप लोग, सोना में क्या क्या मिलावट होती है। तो सोना में कॉपर की मिलावट होती है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर, आंसर सी। आगे बढ़ेंगे तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर जिंक का नहीं होगा, कॉपर हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे 52 का सी ही हो जाएगा। 53 है, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। तो 7वीं 8वीं से पता होगा, खट्टा होता है अम्ल का स्वाद और भस्म जो होता है वो कड़वा होता है। निम्नांकित में से यहाँ पे है, निम्नांकित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो जो अम्लीय ऑक्साइड होता है उसके पीछे अधातु लगा होता है, तो जैसे SO2 CO2, ऑप्शन डी याद रखेंगे, 54 नंबर। 55 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में होता है। एक परमाणु के अणु के रूप में जो होता है वो आपका आर्गन होता है, यानी नोबल गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, शून्य समूह के तत्व है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसा होता है। तो इस दोनों का पंख जो आप अगर देखेंगे तो इन दोनों का जो पंख होता है और समझात यानी कुछ भी नहीं होता, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबको पता है कि जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो आपका आमाशय में होता है, ठीक है, आमाशय में होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका हो गया, यहाँ पे ऊपर में देख लिए थे आप लोग, ऑप्शन ए था। अंडोत्सर्ग का यहाँ पर LH हो जाएगा, FS एस्ट्रोजन, यहाँ पर ए आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है। तो LH हार्मोन होता है, महिलाओं में पाया जाता है। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, यानी आपको इकोसिस्टम में बनाना है कि जैसे घास को बकरी खाता है और बकरी को फिर बाघ खा जाता है, ठीक है, या फिर आदमी खा जाता है, यह हुआ आपका सही खाद्य श्रृंखला। बीज विकसित होता है बीजांड में, जो पौधा में बीज बनता है वो बीजांड में विकसित होता है। अगला है, किस पौधे में रंध्र उपस्थित होता है। तो रंध्र जो होता है सभी पत्ती में होता है और ये किस में अनुपस्थित होता है, यानी किस में नहीं होता है। तो एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र पाया ही नहीं जाता है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता होगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रिल्ला। हाइड्रिल्ला एक जीव होता है एक तरह से। क्लोरोफिल का वर्णक रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो सभी बच्चे जानते हैं, इसका रंग हरा होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पर 62 का जो आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे चला जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक का तो सब जानते हैं, इसका हरा हो जाएगा, आंसर जो आपका चला जाएगा वो आपका सी की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हम लोग सी को सही मारेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है, ग्रीन हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो महिला में जो गुणसूत्र होता है XX होता है और पुरुष में XY होता है। 64 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? जब स्टार्च में मिला देंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज होता है और नीला काला ब्लू एंड ब्लैक बन जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन 65 नंबर प्रश्न है। मात्र हम लोग का 10 प्रश्न बचा है, 10 से 15 प्रश्न। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो आपका जल जीवनता है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो पौधे में जो है लेटेक्स निकलता है, रेजिन निकलता है। यहाँ पर आपका लेटेक्स ऑप्शन मिल गया तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, लेटेक्स को क्लिक करना है सी। 68 नंबर प्रश्न है, अमीबा में पोषण विधि होती है, कौन सी पोषण विधि होता है? तो अमीबा में जो होता है प्राणी संभोजी होती है। 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे निश्चित रूप से। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? O2 गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 21% जो है वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन होती है। 70 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर इक्वेशन से है, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर सही है। लासिका क्या है? तो लासिका जो है हल्का पीला द्रव है या फिर उत्तक है या फिर क्या है, या ए और बी दोनों है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उत्तक द्रव है और हल्का पीला भी है ये। परागकण कहाँ पाया जाता है? तो सबको पता है पराग कोश में पाया जाता है परागकण, एंथर में पाया जाता है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का एक भाग नहीं है? कोलन, शिकम, मलद्वार, ग्रहणी। ग्रहणी भाग नहीं है आपका। ठीक है, ग्रहणी है भाग। अब है शुक्राणु कोशिकाएं होती है। शुक्राणु कोशिका जो होती है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है। ये 2n के रूप में होता है, डिप्लॉइड होता है। ऑप्शन बी। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क में जो होता है 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और बच्चों में जो होता है दांत की संख्या कितना होता है? नवजात शिशु में तो 0 होता है, उसमें बच्चे में दांत नहीं होता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किस में? तो जो साइटोकाइनिन है ये पौधे को कहाँ पे क्या करता है? तने, प्रो की अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तने की वृद्धि, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन मिल रहा है, तो हालांकि सब कुछ होता है, आंसर सी डी होगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मात्र 3 प्रश्न है इसके बाद। वंशागत का नियम जो दिया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने दिए थे। ऑप्शन ए। 78 नंबर प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने देखा था? तो 10x पर 10 गुना करके देखा था, तब जाके सेल दिखाई पड़ा था। 79 नंबर प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़ी पाए जाते हैं। हमने आपको कई बार क्लास में बताए होंगे। आपका आंसर जो है बी की ओर चला जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ कहाँ है? 10, तो 10 खोज लेंगे। यहाँ पे तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या, अब 80 नंबर लास्ट प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य है। तो किसी भी जीव जंतु का जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो आपका सन होता है, सूर्य होता है। इन्हीं से प्रकाश मिलता है और प्रकाश से हम लोग काफ़ी ऊर्जा मिलता है। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न था। इसके बाद अगर आपके मन में किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई डाउट है या फिर कोई शिकायत है तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएगा गूगल पर, जो इसमें बताया जा रहा है वो आप सर्च कीजिए, फिर वहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएगा। लेंस की क्षमता का परिभाषित करना है आपको, इसका एसआई मात्रक देना है, पहला प्रश्न है। तो इन सब का आंसर जो आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना है, फिर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी भी प्रश्न है यहाँ पे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर जो आपको कहाँ मिलेगा? तो गूगल पे मिल जाएगा। विशेष रूप से वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।